हे गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 में। तो कल हम लोगों ने देख लिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे हुआ, उसका लिपि कौन था, उसका चौहद्दी क्या था। उसके बाद हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं को देखा था, और आज हम लोग देखेंगे उसके आगे का। तो गाइस, आज मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं ये स्लाइड लेके आ रहा हूँ, जो भी चैप्टर का, वो सारे एग्जाम के लिए अभी एमटीएस आने वाला है, उसमें ये काफ़ी उपयोगी होने वाला है। क्योंकि जो स्लाइड में ला रहा है बहुत सारे बुकों का निचोड़ है, आपको एक गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है, ठीक है, जो आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करने का पावर देगा और एक कंसेप्ट बिल्डअप करेगा। और अंदाज सबसे बड़ा चीज़ होता है, अंदाज, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत बार सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ों के बाद में बार बार पढ़ता है, तो वैसा नहीं किया जाता है। एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और एक नोट्स बना लीजिए, और नोट्स के लास्ट में 2-3 पेज छोड़ दीजिए। वो 2-3 पेज किस लिए छोड़ दिए? क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसके बाद जो एडिशनल आएगा वहाँ ऐड करने के लिए और प्रीवियस को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इस स्लाइड को आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज बनावली से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बनावली है कहाँ। तो देखिए, बनावली जो है ये हरियाणा में है। तो बनावली का खोज किसने किया था? तो बनावली का खोज किया था आर.एस. विष्ट जी ने 1973 में किया था, और इन्होंने ही इसका उत्खनन भी करवाया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बनावली का उत्खनन करता कौन थे? तो आर.एस. विष्ट थे। कहाँ पे है? हरियाणा में है। हरियाणा कौन सा नदी के किनारे है? घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ। तो उत्तम किस्म का गेहूं और जौ का साच बोलेगा तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से। लेकिन उत्तम किस्म का जौ बोलेगा तो आपको कहाँ से मिला था? बनावली से मिला था। उसके बाद यहाँ से क्या मिला है? तिल व सरसों का ढेर। देखिए, आप कंपेयर करके पढ़िएगा गाइस, तो ज़्यादा आपको याद होगा। आपको याद करना है कि गेहूं और जौ का कहाँ से साच मिला था, तो ये हड़प्पा से मिला था। लेकिन आपसे पूछेगा कि उत्तम किस्म का गेहूं जौ कहाँ से मिला था, तो ये बनावली से मिला था। और तिल व सरसों का ढेर यहाँ से मिला है। उसके बाद पक्की हुई ईंटों से निर्मित हलाकृति, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उत्खनन खोज से, मैंने उत्खनन के पश्चात मिले वस्तुओं से, तो ये क्वेश्चन पूछने का 80% चांस होता है कि पक्की हुई मिट्टी से निर्मित हलाकृति कहाँ से मिला है, तो बनावली से मिला है। उसके बाद तांबा का बाण कहाँ से मिला है? तांबे का, तो बनावली से मिला है। आपको क्या क्या देखना है? 1973, आंख बंद करके बोलना, जब भी एक पढ़ने के बाद उसके बाद रिवाइज कीजिए उसी टाइम। ऐसे बोलिए 1973 आर.एस. विष्ट, कहाँ पे है? बनावली, हरियाणा में है। कहाँ मिला था? तो गेहूं, उत्तम किस्म का जौ का अनाज मिला था। उसके बाद क्या मिला था? तो ये क्या कहता है? तांबे का मतलब बाण मिला था। उसके बाद क्या मिला था? तो मिट्टी से निर्मित हलाकृति मिला था यहाँ से, ठीक है। उसके बाद तिल व सरसों का यहाँ से साक्ष्य मिला था। उसके बाद बनावली के बाद हम आगे देखते हैं कालीबंगा। सबसे पहले आपको बता दें कि कालीबंगा है कहाँ। तो कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, ठीक है। काली का अर्थ होता है काला, अब बंगन का अर्थ होता है चूड़ी, ठीक है। तो शब्द से भी आप जा सकते हैं। उसके बाद इसका खोज किसने किया था? तो यहाँ खोज में 2 आता है डेट, 1951 भी आता है, 1953 भी आता है। तो अब दोनों याद रखिएगा। और ये खोज किया था अमलानंद घोष जी ने किया था। कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष जी ने किया था, ठीक है। और इसके उत्खनन कौन करवाया था? तो 10 साल बाद उत्खनन करवाया बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे काली है तो यहाँ पे लाल है। उत्खनन में बीबी ने थप्पड़ मार के काला कर दिया मुंह, ठीक। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ट्रिक पे ज़्यादा नहीं विश्वास करना चाहिए। आप बार बार चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। तो अमलानंद घोष ने 1951 में खोज किया था, उत्खनन करवाया था। बीबी लाल और बीके थापर ने कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। उसके बाद यह भी कौन सी नदी किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। अब दशरथ शर्मा एक राइटर हैं, वो कहते हैं कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताते हैं, जबकि स्टुअर्ट पिगट जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसको बताया गया है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने बताया? स्टुअर्ट पिगट ने बताया, ठीक है। और अन्य नाम इसको दीनहीन की बस्ती कहा गया है, गरीबों का निवास एक प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं। गरीबों का निवास यहाँ पे इसे क्यों कहा जाता था कालीबंगा को? तो देखिए, कालीबंगा से अभी देखिए सिंधु घाटी से जितना घर मिला है वो सारे पक्की ईंटों के निर्मित होते थे, जबकि कालीबंगा से प्राप्त जो ईंटें थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। और यहाँ के लोगों का जो रहन सहन था, मतलब उत्खनन के पश्चात जो मिला है वो
थोड़ा दयनीय स्थिति में था, इसलिए इसे सब कच्ची ईंटों से निर्मित यहाँ भवन थे, इसलिए इसे दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। उसके बाद कालीबंगा से आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि एक मिश्रित खेती का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मिश्रित खेती का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि लकड़ी से निर्मित हल कहाँ मिला है, तो कालीबंगा से मिला है, और जूते हुए खेत भी कालीबंगा से मिला है। आपसे बोलेगा कि मिट्टी से निर्मित हलाकृति कहाँ से मिला है, तो बनावली से मिला है, लेकिन पूछेगा कि लकड़ी से निर्मित हल कहाँ से मिला है, तो ये आपको कालीबंगा से मिला है। अब आंख बंद कीजिए और बोलते चल जाइए कालीबंगा के बारे में। सबसे पहले हम आंख बंद किए, कालीबंगा खोज किया था 1951 या 1953 में हुआ था। खोज किसने किया था, तो अमलानंद घोष जी ने किया था। उसके बाद उत्खनन किसने किया, तो बीबी लाल और बीके थापड़। बीबी थापड़ मारी मुंह काला हो गया, ठीक है, तो बीबी लाल और बीके थापड़ 10 साल बाद, यानी 1961 बोलिए या 1963 बोलिए, कहाँ पे है, तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे है। उसके बाद आंख बंद कर लीजिए, उसके बाद यहां से बोलिए क्या क्या मिला था। तो सबसे पहले बात कि इसको दशरथ शर्मा क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का तीसरा राजधानी बताते हैं। उसके बाद आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ लकड़ी से निर्मित हलाकृति और जूते हुए खेत, इसको दीनहीन की बस्ती कहा गया है, क्योंकि यहाँ कच्ची ईंटों से निर्मित घर मिले हैं। उसके बाद आप क्या ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ से लकड़ी से निर्मित, यहाँ पे जो जल व्यवस्था था अन्य जगहों के अपेक्षा बहुत कम विकसित था। लकड़ी से निर्मित नाले यहाँ पे मिले थे, ठीक है, और प्रत्येक तीसरे घर के सामने यहाँ पे कुएं का साक्ष्य मिलता है। इतना बात हम याद रखेंगे कालीबंगा के बारे में। आप आराम से वीडियो को सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कालीबंगा से देखिएगा मिलता है कि सर्वप्रथम भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो सर्वप्रथम भूकंप का साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिलता है। उसके बाद अलंकृत ईंटें कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से। आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक अलंकृत मोहर कहाँ से मिलता है, तो हड़प्पा से मिलता है, लेकिन अलंकृत ईंट कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है। और सर्वप्रथम भूकंप का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। उसके बाद यहाँ से मोहर जो मिलता है वो मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। मेसोपोटामिया किससे संबंध को दर्शाता है, इसी आधार पर कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया से भी यहाँ व्यापार होता था, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी यहाँ पे व्यापार होता था। तो यहाँ से बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है जो मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। उसके बाद देखिए खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का, यानी जो ब्रेन से संबंधित, खोपड़ी से संबंधित, माइंड से संबंधित जो भी शल्य चिकित्सा होता था उसका प्राचीनतम साक्ष्य बोलेगा, तो आप क्या बोलेगा कि कालीबंगा, लेकिन प्राचीन साक्ष्य बोलेगा यानी तो लोथल होगा। प्राचीन और प्राचीनतम का अर्थ यह है कि यहाँ पे देखिए प्राचीनतम का मतलब सबसे पहले, यानी आदि ऐतिहासिक से पहले भी यहाँ पे शल्य चिकित्सा किया जाता था, और आदि ऐतिहासिक जहाँ आता है उसको प्राचीन बोला जाता है। आपसे बोलेगा कि शल्य चिकित्सा का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो लोथल से मिलता है, यानी खोपड़ी वोपड़ी टूट जाता है ना उसका मरम्मत, तो प्राचीन साक्ष्य बोलेगा तो कहाँ बोलेगा, लोथल। लेकिन प्राचीनतम बोलेगा तो आप कहाँ बोलेगा, कालीबंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लोथल का। देखिए लोथल का हम सारा आपको याद करवा देते हैं। थल से याद करिए कि जमीन, ठीक है। अब जमीन का कल्याण कौन करेगा, तो नाथ, भोलेनाथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लोथल हो गया, थल में नाथ याद रखिएगा, किसके द्वारा खोजा गया था, तो रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। और उत्खनन करता भी यही है, 1997 में यही उत्खनन करवाए। अब देखिए नाथ हैं स्थल के, पूरे थल के जो नाथ हैं भोलेनाथ हैं, ठीक है। अब भोलेनाथ को भोग दीजिएगा ना, तो भोग से भोगवा नदी याद रखिएगा, कौन सी नदी किनारे है, भोगवा नदी। उसके बाद उनको कुछ खीर बनाइएगा ना, तो चावल और बाजरा का खीर बना दिए मान लिए, तो चावल और बाजरा का खीर बनाइएगा तो कुछ मापे तौल के बनाइएगा ना, कि 1 पोग बना दे, 2 पोग बना दे, तो माप तौल का कहाँ से मिला है, वहीं से मिला है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि गोदी बाड़ा का साक्ष्य मिला है, यहाँ डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। जैसे मान लीजिए कि आप चावल वाल का उत्पादन किए बाजरा का, तो उसको एक्सपोर्ट करिएगा ना, तो कहाँ से, लोथल से। उसके बाद अब कहाँ कीजिएगा, तो पश्चिमी एशियाई देशों के साथ आप व्यापार कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से मोहर मिला। अब मान लीजिए यहाँ से सामान ले गए बेचने के लिए फारस, तो फारस का टैग लगेगा ना, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद आप यहाँ पे एक युगल सावधान मिलता है,
ठीक है, यहाँ प्रेमी जोड़ा मतलब युगल सावधान मिलता है, उसके बाद यहाँ हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है। तो आप एक स्लाइड में कैसे याद रखिएगा, स्थल था, स्थल के नाथ कौन है, भोलेनाथ यानी रंगनाथ राव। उसके बाद क्या याद रखना है कि हम भोलेनाथ को भोग चढ़ाएंगे। भोग चढ़ाएंगे, किसका भोग चढ़ाएंगे, तो चावल और बाजरा का खीर बनाएंगे, यानी चावल और बाजरा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। उसके बाद हम खीर बनाएंगे तो 1 पौ 2 पौ लेंगे, यानी बाट माप तौल का भी यहाँ से मिलता है। उसके बाद बना दिए, उसके बाद चावल बाजरा जो हम उत्पादन किया उसका एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट यानी गोदी डॉकयार्ड चाहिए ना। कहा कि पहले जमाना में जो भी सिंधु घाटी में जो भी होता था परिवहन का साधन कौन था, जल संसाधन था, तो गोदी बाड़ा का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद कहाँ भेजते थे, तो हम लोग भेजते थे फारस भेजते थे, तो यानी फारस भेजते थे तो फारस का मोहर ही प्राप्त होगा, यानी फारस का मोहर ही प्राप्त होगा। और 2 याद रखना है कि एक युगल सावधान और हवन वेदिका लोथल से ही मिला है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सुरकोटदा, सबसे पहले सुरकोटदा आया, तो सुरकोटदा कहाँ पे है, ये गुजरात में है सुरकोटदा। इसका खोज किसने किया था, तो सुरकोटदा का खोज किया था जगपति जोशी ने। सुरकोटदा का किया था, खोज किया था, कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि आप बताइए कि घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है, तो घोड़े का अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है सुरकोटदा से। देखिए यहाँ से सिंधु घाटी के विनाश का साक्ष्य, आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी में भूकंप कहाँ था, तो कालीबंगा में। सिंधु घाटी के विनाश का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो सिंधु घाटी के विनाश का साक्ष्य मिलता है आपको यहाँ से सुरकोटदा से। आपको एक यहाँ क्वेश्चन बताते हैं, घोड़े का अस्थि पंजर का साक्ष्य अगर पूछ देगा तो सुरकोटदा पूछेगा, लेकिन आपसे पूछेगा ना कि बताइए सिंधु घाटी में सभ्यता में कौन सा जानवर नहीं था, तो घोड़ा नहीं था। फिर उसके बाद पूछेगा घोड़ा का दांत कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो एक बार घोड़ा का अस्थि पंजर का साक्ष्य पूछ दिया तो सुरकोटदा बोल दिए। फिर पूछा कि कौन जानवर नहीं था, तो घोड़ा नहीं था। ऐसा कैसे होगा, तो देखिए क्या हुआ था ना, जब खुदाई हो रहा था तो खुदाई में जो ऊपरी लेयर था, ऊपरी लेयर में ही मिल गया था घोड़ा का अस्थि पंजर का साक्ष्य। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वह दूसरे काल का होगा, बाद में दब उग गया होगा, तो यानी प्रथम लेयर पे ही था, नीचे नहीं था, इसलिए बोला जाता है कि घोड़ा नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि घोड़ा का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है, कंकाल, तो आप मरेगा सुरकोटदा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करेंट का बात करते हैं कि गुजरात में एक करीम शाही जगह है और थार है, थार का स्थल, वहाँ का वेंगीकोट नामक स्थान से यह पता चलता है कि यहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण विनाश हुआ था। आपसे पूछेगा कि विनाश का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो सुरकोटदा से मिलता है। अभी हाल में रिसर्च हुआ है कि गुजरात के करीम शाही और थार के वेंगीकोट से यह पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पे विनाश हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा, धौला का अर्थ होता है साफ, स्वच्छ, यानी यह स्वच्छ जगह था। यहाँ मतलब धौला साफ सुथरा लोग रहते थे, इसे यहाँ धौला से समझ गए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो धौला किसके लिए हम कह सकते हैं, जगपति जोशी, यानी पूरा जग का पति भगवान, यानी या कि देवता के लिए हम धौला मतलब सफेद, मतलब उसमें कोई खराब गुण नहीं हो, ठीक है। तो धौला है यानी जगपति, इसको याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो जगपति, जगत का पति, वो कैसा होता है, धौला होता है, पूरे संसार का साफ, हर चीज से वो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, ठीक। तो आप इस प्रकार से याद रखते हैं। धौला से क्या रखेगा, जगपति जोशी। उसके बाद ये कहाँ पे है, धौलावीरा, ये गुजरात में है। देखिए इसका एक मैप भी रख देंगे हम, एक और वीडियो बनाएंगे मैपिंग से संबंधित, ठीक है। उसमें आपको बता देंगे सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे मैप नहीं रखे हैं। उसके बाद इसका व्यापक उत्खनन, देखिए खोज किया था जगपति जोशी, धौला है। अब इसको उत्खनन किसने करवाया था, तो विशिष्ट आदमी ही ना करवाएगा। अब मान लीजिए कि धौला साफ सुथरा जगह है, मतलब देवी निवास है, मतलब देव निवास है, तो इसको साफ सुथरा यानी RS विशिष्ट आदमी यहाँ पे। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि खोज किसने किया था, तो जगपति जोशी ने। कहाँ है, गुजरात का भचाऊ प्रांत में है। इसका उत्खनन किसने किया था, तो विशिष्ट आदमी करवाएगा। RS विशिष्ट कब कराया था, 1991 में। अब यहाँ बोला जाता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है, जो कि मानसर व मानहर नदियों के संगम पर स्थित है। यह क्वेश्चन अभी तक हाई लेवल का क्वेश्चन उठाएगा, तो यही से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि धौलावीरा किन नदियों के संगम पे है, धौलावीरा किन नदियों के संगम पे है, तो मानसर और मानहर नदियों के संगम पे है। और यहाँ से क्या मिला है, तो देखिए स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। सोच लीजिए उस जमाने में स्टेडियम
का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा से। अब यहाँ धौला से याद रखिए कि यहाँ के लोग धौला साफ सुथरा थे, उत्तम कोटि के थे, तो यहाँ उस समय स्टेडियम था। ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो हम बताए थे कि एक लिपि मिला है जिसको बृष्टफेदन लिपि कहा जाता है, तो वो लिपि एक सूचना पट यहीं से मिला, यहाँ से ही प्राप्त हुआ है। एक सैंधो लिपि में अंकित एक सूचना पट यहाँ से प्राप्त हुआ, और तो एक हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, हड़प्पा के दक्षिणी भाग से भी, और एक सूचना पट यहाँ से भी प्राप्त हम लोग को होता है। उसके बाद यहाँ पे जल संग्रहण सबसे आपसे पूछेगा धौलावीरा, बताइए कि जल संग्रहण का सबसे उत्तम साक्ष्य कहाँ मिलता है? जल संग्रहण का यानी पानी का व्यवस्था, अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पे सबसे बेस्ट था यहाँ पे। ठीक है, धौलावीरा में। उसके बाद हम धौलावीरा में देख लेते हैं कि धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जैसे पूरा सिंधु सभ्यता की बात करें तो दुर्ग टीला और नगर टीला में बता होता था, लेकिन यह दुर्ग टीला, नगर टीला और मध्यम टीला में बता होता था। हमने आपको बताया था कि दुर्ग टीला में प्रशासनिक व्यक्ति रहते थे, जबकि नगर टीला में सामान्य व्यक्ति रहते थे, लेकिन मध्यम टीला में व्यावसायिक वर्गों का निवास होता था। ठीक है। और एक यहाँ नोट देख लीजिए कि संपूर्ण भारत में अभी तक जितना मिला है उसमें राखीगढ़ी और धौलावीरा सबसे बड़े स्थल माने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो राखीगढ़ी को ही माना जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रोपड़। ठीक है। अब यहाँ देखिए रोपड़ को आपको याद रखना है, तो देखिए रोपड़ देखिए बीबी आपको एक थप्पड़ मारी, रोपड़ को थप्पड़ में याद रखिए, तो बीबी यहाँ से याद रखिए कि रो पड़े, आपका क्या हुए कि रो पड़े, बीबी आपको थप्पड़ मारी तो रो पड़ी। रो पड़े यानी खोज किया किसने? बीबी लाल। कब किया? 1950 में। उत्खनन किसने करवाया? यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है। रो पड़ा तो खोज किसने किया? किसने? बीबी लाल। उसके बाद कब किया? 1950 में किया। उत्खनन किसने करवाया? यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में, 3 साल बाद। हमेशा इसे याद रखिए, 53 याद रखिए, आप खोज याद रखिए, ऐसे याद रखिए कि 10 साल बाद हुआ था कालीबंगा, वो कालीबंगा। उसके बाद इसी प्रकार से हम याद रखेंगे कि रोपड़ का खोज हुआ था 1950 में, और 53 में इसका हुआ था, 53-56 तक इसका खोज चला था। कालीबंगा ही 1951 और 1953 में ना इसका खोज हुआ था कालीबंगा का 2 डेट हम लोग को मिलता है कालीबंगा का, यही वाला बात। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ धौलावीरा हो गया, उसके बाद रो पड़ा। और यहाँ रोपड़ से कहाँ मिला कि मानव के साथ कुत्ता का दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो हम लोग को रोपड़ से मिलता है। रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है रोपड़। तो हम बीबी मारी रो पड़ी, हम कौन नदी के किनारे गए? अपना रोए तो कहाँ, कौन नदी किनारे जाकर बैठ गया? सतलज नदी किनारे जाकर बैठ गया। ठीक है। और यहाँ से कहा मिला है कि मानव के साथ कुत्ता का प्रथम साक्ष्य। लेकिन आपसे बोलेगा कि बताओ कि मानव के साथ कुत्ता का प्राचीनतम साक्ष्य। देखिए 2 वर्ड समझिएगा, प्राचीनतम और प्राचीन। प्राचीनतम जब भी बोल देगा तो वो प्राग ऐतिहासिक यानी पाषाण काल से संबंधित हो गया, लेकिन प्राचीन बोलेगा तो आधि ऐतिहासिक सिंधु घाटी से बोलना है। आपसे पूछेगा कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर से। लेकिन प्राचीन साक्ष्य बोल देगा तो प्राचीन साक्ष्य आपको रोपड़ से मिलता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं राखीगढ़ी का। ठीक है। देखिए राखीगढ़ी का खोज किसने किया था? तो राखीगढ़ी का खोज किया था डॉक्टर रफीक मुगल और सूरज भान ने किया था। डॉक्टर रफीक मुगल और सूरज भान ने किया था। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है राखीगढ़ी हरियाणा में है। सूरज भान और किसने किया था? रफीक मुगल ने इसका खोज किया था। यहाँ से कहाँ मिला है? सबसे पहले बात आपको बता दें कि अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है। उसके बाद आपसे एक ये रोपड़ था कि स्वतंत्र भारत का खोजा गया सबसे पहला अक्षर कौन, उत्खनन क्षेत्र कौन है? तो स्वतंत्र भारत का खोजा गया, आजादी के बाद ही खोजा गया प्रथम स्थल कौन है? तो रोपड़ था। लेकिन आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। कौन खोजा था? तो रफीक मुगल जी और सूरज भान जी। मुगल और सूरज भान मिल गए तो राखीगढ़ी का खोज हो गया। ठीक है। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि राखी बांधा यानी सौहार्द को मिलाने के लिए एक रफीक और एक सूरज नामक 2 मतलब विपरीत लोगों ने राखी बांध के मैत्री का ये परिचय दिया। तो रफीक मुगल और सूरज भान। उसके बाद उत्खनन किसने किया? तो अमरेंद्र नाथ ने इसका उत्खनन करवाया। ये सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। आपसे पूछेगा कि बताइए एक मुद्रा कहाँ मिला था जिसमें मातृदेवी वही जो मतलब गर्भ से निकलते हुए पौधा जो दिखाया गया था उन्हीं का अंकित कहाँ मिलता है मुद्रा हमें? तो मुद्रा हमें मिल जाता है आपको राखीगढ़ी से। उसके बाद हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लेते हैं कि बताइए कि सर्वप्रथम कपास वर्ल्ड के लेवल में बात करें
तो यूनानियों का स्रोत जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जाना जाता है, तो कपास की खेती के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता है। कपास का यहाँ खेती किया जाता था, कपास का ही यहाँ पे व्यापार किया जाता था। सर्वप्रथम कपास के खेती का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, हरियाणा के नाल से मिलता है, और हरियाणा के कुनाल से ही चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। आपसे पूछेगा कि देखिए क्वेश्चन इस बार पूछा जाने का संभावना है कि हरियाणा के कुनाल से चांदी के 2 मुकुट मिले। चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले, हरियाणा के कुनाल से मिले। उसके बाद आपको और याद रखना है कि बताइए कि सिंधु घाटी का अर्थव्यवस्था किस पे आधारित था, कृषि आधारित था। कृषि आधारित था, जबकि वैदिक सभ्यता पशुपालन आधारित था। आंतरिक कृषि भी करते थे और व्यापार भी करते थे ये लोग। यहाँ पे 9 प्रकार के अनाज का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। और फसल को काटने के लिए हंसिया का, पत्थर का हंसिया के लोग उपयोग करते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। यहाँ कांसा का निर्माण किया जाता था। आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित हैं, तो लोहे से अपरिचित है, ठीक है। लेकिन अल्मुनियम मिलता था, लोहा नहीं, लोहा से लोग अपरिचित है। और यहाँ पे जो माप तौल था वो दशमलव पद्धति आधारित था, 16 का अनुपात में होता था। दशमलव पद्धति आधारित था और 16 का अनुपात में होता था, ठीक है। जैसे 16, 16, 64 इस प्रकार से होता था तोल की इकाई, ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का देन हम देख लेते हैं। तो मात्र सत्तात्मक यहाँ पे समाज था। यहाँ पे मात्र देवी का पूजा किया जाता था। शिव पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये प्राचीन साक्ष्य मिलता है आपको सिंधु घाटी से। लिंग और योनि का भी पूजा होता था। स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ से मिला है, कहाँ से, हड़प्पा से, जिसमें सूर्य उपासना को दर्शाया गया। सूर्य उपासना कहाँ दर्शाया गया, हड़प्पा में दर्शाया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, प्रमुख स्थल और नदी देख लेते हैं। देखिए ये स्लाइड जो है, आप इसको ट्रिक भी है, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। तो देखिए लोभी से याद रखेंगे हम लोग काची, लोथल। और देखिए हड़प्पा स्थल को याद करने का ये ट्रिक है, आपको मेन नदी से याद रखना है। और मद नदी पीछे आ ही गया था, लेकिन फिर से एक स्लाइड बना दिया है। इशारा जितना भी है इसको हम पीछे बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्लाइड में आपको दे दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि किस किस चीज़ों का आयात किया जाता था। यानी इन सब जितना भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इससे ये लोग परिचित से, लोहा से अपरिचित है। देखिए यहाँ सोना पे है, सोना है। सोना ये लोग कहाँ से करते थे, तो ईरान, अफगान और दक्षिण भारत में कर्नाटक से। चांदी कहाँ से, तो ईरान और अफगान से। टीन कहाँ से, ईरान और अफगान से। बस यहीं पर रुक जाइए। अब बोलिए सोना चांदी टीन, सोना चांदी टीन, सोना चांदी टीन कहाँ से, ईरान अफगान, ईरान अफगान, ईरान अफगान। लेकिन सोना में आपको क्या रखना है कि दक्षिण भारत का कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया। अब यहाँ फिर चलिए, तांबा अभी भी राजस्थान से सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो उस समय भी राजस्थान से, खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान। उसके बाद सेल खड़ी कहाँ से, तो इसमें भी राजस्थान है, गुजरात है, बलूचिस्तान है। अब ये दोनों को कैसे याद रखना है, तांबा और सेल खड़ी को, तो तांबा खेतड़ी राजस्थान होगा, उसके बाद एक बलूचिस्तान होगा। उसके बाद सेल खड़ी भी तांबा का ये राजस्थान होगा और बलूचिस्तान होगा। एक ऐड कर लेना है गुजरात इसमें, ठीक है। उसके बाद नील रत्न कहाँ से मिलता था, तो बदख्शां से मिलता था, अफगान में। बस यही एक है, एक बार अच्छे से सुन लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए सोना चांदी टीन, ईरान अफगानिस्तान, ईरान अफगानिस्तान, ईरान अफगानिस्तान। लेकिन सोना में एक दक्षिण भारत का कोलार क्षेत्र है। उसके बाद तांबा और सेल खड़ी, तांबा राजस्थान और बलूचिस्तान, सेल खड़ी भी राजस्थान और बलूचिस्तान। लेकिन सेल खड़ी में एक स्थान और, कौन सा स्थान, गुजरात। उसके बाद नील रत्न कहाँ से, तो बदख्शां से, जो अफगानिस्तान में है। तो दोस्तों ये था पूरा स्लाइड, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल में है। देखिए बुक, अच्छे बुक को पढ़ के आपको बहुत अच्छे फैक्ट को यहाँ पे दिया गया। देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता होता है, ये यहाँ पे सिर्फ उत्खनन से प्राप्त वस्तु ही मिले हैं। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें ज़्यादा रटने वाला ही होता है। फिर भी अच्छे फैक्ट को आपको सामने प्रस्तुत किए हैं, अच्छे से समझाया, हड़प्पा वाला स्ट्रक्चर जो बताया था, ठीक है। तो वीडियो का आप अच्छा से देखिए, नोट्स बनाइए, आपको नोट्स हैंड रिटन भी मिलेगा और ये पीपीटी भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है गाइज, ये देखिए आप फिर से आपको बताया था, ये सारे एग्जाम में काम आएगा। आपको एक बार नहीं पढ़ा जाता, एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसी को रखे रहिए, उसी में ऐड करते रहिए, ठीक है गाइज। आपको अच्छा लगता है तो भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स।